हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने इस कोर्स को आगे बढ़ाएंगे, दैट इज एनवायरनमेंट बाय शंकर आईएएस एकेडमी। और चैप्टर 5 जो है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन यानी कि पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर, इसको हमने पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया है। आज हम लोग इसी के पार्ट 2 को लेकर इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पॉल्यूशन क्या होता है, पॉल्यूटेंट्स क्या है, कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन क्या है, उनके बारे में बात करी और कुछ एयर पॉल्यूटेंट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, जैसे कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में बात करी है, नाइट्रोजन ऑक्साइड के बारे में बात करी है, ओजोन के बारे में बात करी। वहाँ पर मैंने आपको ओजोन से संबंधित अल्ट्रावायलेट रेस के बारे में बताया, वहाँ पर मैंने आपको एसपीएफ फैक्टर के बारे में समझाया, पर्टिकुलेट मैटर के बारे में, PM 2.5 PM 10 क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग समझ चुके हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, ताकि हमारे इन कोर्सेज़ का जो फ़ायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोगों को कंसेप्ट पसंद आ रहे हैं हमारे द्वारा पढ़ाए गए, आपको अगर वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं, हेल्पफुल अगर आपको लग रहे हैं, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी तरफ से जब भी कोई वीडियो पोस्ट हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, आज हम बात स्टार्ट करेंगे स्मॉग से। ठीक है, ये स्मॉग जो टर्म है ये पहली बार यूज किया गया था, या आप कह सकते हैं कि दिस टर्म वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय डॉक्टर HRA Wurtz। ठीक है, 1905 में, यानी कि 1905 में। Smoke has been coined from the combination of the words fog and smoke। ठीक है, smoke ये वर्ड जो है दैट इज स्मोक से और फॉग से ये वर्ड मिलके बना है। ठीक है, स्मोक इज अ कंडीशन ऑफ फॉग दैट हैड सूट और स्मोक इन इट। ठीक है, यानी कि जिस फॉग में, फॉग मतलब आप लोगों को पता है कोहरा, जिस कोहरे में सूट या फिर स्मोक प्रेजेंट हो उसको बोला जाता है स्मोक। ठीक है, ये सूट क्या होता है? ये एक ब्लैक पाउडरी सब्सटेंस होता है जिसमें कार्बन होता है। ठीक है, और ये कैसे बना होता है? जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर है उसकी इनकम्प्लीट बर्निंग या इनकम्प्लीट कंबशन से। ठीक है, तो फॉग में जब इस तरीके का सूट या फिर स्मोक अगर प्रेजेंट होता है तो उसको बोला जाता है स्मॉग। ठीक, अब फॉर्मेशन ऑफ स्मोक के बारे में बात करेंगे तो जो फोटोकेमिकल स्मोक या फिर स्मॉग है इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब एयर पॉल्यूशन दैट इज अ रिजल्ट ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ सनलाइट विद सर्टेन केमिकल्स इन द एटमोस्फेयर। ठीक है, जब कुछ केमिकल्स हमारे जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उनका जब इंटरेक्शन होता है सनलाइट के साथ, तब जो हमारी चीज बनती है, ठीक है, दैट इज नोन एज योर फोटोकेमिकल स्मॉग। और इसका जो एक प्राइमरी कंपोनेंट है फोटोकेमिकल स्मॉग का, वो ओजोन है। तो मैंने आपको बताया था कि ओजोन जो अपर एटमॉस्फेयर में पाई जाती है वो हमारे लिए यूजफुल है। ठीक है, वो हमारे यूजफुल क्यों है? क्योंकि वो हमें क्या करती है, हमारा प्रोटेक्शन करती है यूवी रेज से। ठीक है, और वो भी कौन सी यूवी रेज है वो मैंने आपको बताया है, दैट इज योर UVC रेज से। ठीक है, बी उससे थोड़ा बहुत पास होती है, सी को वो पूरी तरीके से रोकती है और ए को वो पास होने देती है। ठीक है, तो वहां पर जो ओजोन प्रेजेंट है वो हमारे लिए हेल्पफुल है। लेकिन जो हमारी ग्राउंड लेवल ओजोन है, जो हम लोगों ने बात की थी कल के लेक्चर में, कि जो निकलती है वैक्यूलर एग्जॉस्ट वगैरह से, वो हमारे लिए नुकसानदायक है। ठीक है, और वो आप यहां पर देख सकते हैं कि फोटोकेमिकल स्मॉग में का वो एक मेजर कंपोनेंट है। ठीक है, यही चीज यहां पर दी गई है कि व्हाइल ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फेयर प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम हार्मफुल UV रेडिएशन, ओजोन ऑन द ग्राउंड इज हजार्डियस टू ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, ग्राउंड लेवल ओजोन इज फॉर्म्ड व्हेन व्हीकल एमिशंस कंटेनिंग नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, जो कि वैक्यूलर एग्जॉस्ट से आता है, एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहां से आते हैं? पेंट्स, सॉल्वेंट्स, प्रिंटिंग इंक्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, व्हीकल्स, इन सब से। ठीक है, ये जब सन की प्रेजेंट में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तब ये जो स्मोक बनता है दैट इज योर फोटोकेमिकल स्मोक। ठीक है, यहां पर देखिए, आपको ये फिगर में दिखाने की मैंने कोशिश की है कि जो भी आपका ये व्हीकल्स है या फैक्ट्रीज वगैरह से जो भी आपका स्मोक निकल रहा है, वो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, सल्फर ऑक्साइड है, ये सारे के सारे केमिकल रिएक्ट कर रहे हैं। उसके बाद ये जो है सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में इनका रिएक्शन हो रहा है और ये क्या बन जा रहा है? फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स दैट कंसंट्रेट इनटू फोटोकेमिकल स्मोक। ठीक है, और फोटोकेमिकल स्मोक जो है इसका अगर आप इफेक्ट देखें तो आई इरिटेशन यहां पर लिखा गया है, सोर थ्रोट यहां पर लिखा गया है, ये सारे के सारे इसके जो है वो इफेक्ट्स है। ठीक है, इसी में आगे देखिए, स्मोक रेफर्स टू द हेजी एयर दैट कॉजेज डिफिकल्ट ब्रीदिंग कंडीशंस। ठीक है, ब्रीदिंग कंडीशंस काफी यहां पर मुश्किल हो जाएंगी।
इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस गैसेज विद वाटर वेपर एंड डस्ट। ठीक है, काफी सारी गैसेज इसमें प्रेजेंट है, वाटर वेपर इसमें है, डस्ट इसमें है। ठीक है, इट्स अकरेंसेस आर ऑफन लिंक्ड टू हैवी ट्रैफिक, हाई टेम्परेचर्स एंड काम विंड्स। तो आप इसको यहां पर एक तरीके से आप कह सकते हैं व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। तो यानी कि हैवी ट्रैफिक यानी कि पॉल्यूशन ज्यादा है। ठीक है, इसके बाद हाई टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा है, और विंड्स थोड़ा सा काम होनी चाहिए। ठीक है, काम विंड्स अगर नहीं होंगी तो ये चीज फिर फॉर्म नहीं होती। ठीक है, विंटर की अगर हम बात करें तो विंड स्पीड्स आर लो एंड कॉजेज द स्मोक एंड फॉग टू स्टैग्नेट नियर द ग्राउंड, हेंस पॉल्यूशन लेवल्स कैन इंक्रीज नियर द ग्राउंड लेवल। तो सर्दियों के दिनों में आप लोगों ने ये चीज देखी होगी कि किस तरीके से जब कोहरा वगैरह होता है, ठीक है, तो उसमें जब इस तरीके का धुआं जो वेहिकुलर एग्जॉस्ट से जो धुआं इसमें मिल जाता है तो उससे काफी ज्यादा जो ग्राउंड लेवल है उसके पास इस तरीके की हेजीनेस आपको देखने को मिलेगी। यानी कि जब आप देखते हैं कि विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है ना, तो वहां पर यही चीज होती है। ठीक है, स्मोक पार्टिकल्स ट्रैप्ड इन द फॉग गिव्स इट अ येलो और ब्लैक कलर एंड दिस स्मोक ऑफन सेटल्ड ओवर सिटीज फॉर मेनी डेज। तो यही चीज जो है ये इसको एक येलो और ब्लैक कलर का अपीयरेंस देती है फॉग को, मतलब काफी ज्यादा डार्क सा फॉग हो जाता है और ये शहरों के ऊपर जो है काफी दिनों तक सेटल रह सकता है। ठीक है, इसके बाद इसके इफेक्ट्स क्या क्या है ये हम देखते हैं। सबसे पहला है कि ये विजिबिलिटी को एम्पर करता है और एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है। ये तो सीधी सी बात है कि जब कोहरा में, अगर पहले तो कोहरे में आपको पता है कि वैसे ही नहीं दिखता है, और उसके बाद अगर उसमें फॉग भी मिल गया है, फॉग और स्मोक अगर दोनों मिल गए हैं तो विजिबिलिटी जो है वो काफी कम हो जाएगी। ठीक है, एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुंचता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी है क्योंकि उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो अदर डिफरेंट टाइप की गैसेज है, उनको जब हम इनहेल करेंगे, जब ब्रीथ करेंगे तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी होंगी। डेथ्स रिलेटिंग टू योर ब्रोंकाइटल डिजीजेस। ब्रोंकियल डिजीजेस क्या होती है, देखिए यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है, दीज आर योर पार्ट ऑफ योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ पर आपको फिगर में दिख सकता है, दिस इज योर प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शरी ब्रोंकस एंड ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, ये आप यहाँ पर फिगर में देख के चीजें समझ सकते हैं। इसके बाद अगर हैवी स्मोक होगा तो ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। कैसे कर देगा, क्योंकि सनलाइट हमारे सरफेस पर या जो हमारा ग्राउंड लेवल है उस पर सनलाइट ज्यादा नहीं पहुंच पाएगी, और सनलाइट अगर ट्रैप हो जाएगी तो उस वजह से क्या है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी कम आएंगी। इसके बाद हैवी स्मोक जो होगा वो नेचुरल विटामिन डी के प्रोडक्शन को भी क्या कर देगा, कम कर देगा। ठीक है, कैसे, क्योंकि फिर वही बात है कि अगर सनलाइट कम आएगी तो सनलाइट होने की वजह से क्या होता है, विटामिन डी मिलता है। अगर सनलाइट फिर से सरफेस पर या ग्राउंड लेवल पर अगर सनलाइट नहीं पहुंच पाएगी तो उससे भी क्या होगा, सनलाइट से नहीं पहुंच पाएगी तो विटामिन डी भी कम हो जाएगा। ठीक है, और इससे एक बीमारी होती है जिसको बोला जाता है रिकेट्स या फिर ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया एक बीमारी होती है रिलेटेड टू योर बोन्स, जिसमें जो बोन्स वगैरह होती हैं दे बिकम्स सॉफ्ट एंड वीक। ठीक है, सॉफ्ट एंड वीक बोन्स वगैरह जो है वो इसमें हो जाती है। दैट डिजीज इज नोन एज योर रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया, जो विटामिन डी की कमी की वजह से होती है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि जो ये स्मोक वगैरह है ये इस तरीके की बीमारियों को भी न्योता देता है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं अबाउट द इंडोर एयर पॉल्यूशन। स्मोक को लेकर हमने बात कर ली। इंडोर एयर पॉल्यूशन हम समझते हैं क्या है। ये तो अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे कि वेहिकुलर एग्जॉस्ट हो रहा है या फिर फैक्ट्रीज से अगर इस तरीके का स्मोक वगैरह निकल रहा है, तो ये तो सारा का सारा आउटडोर पॉल्यूशन था। अब हमारे घर के अंदर भी हम जाने अनजाने जहां पर रह रहे हैं वहां पर भी कुछ पॉल्यूशन है। ठीक है, कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर कम है। देखते हैं क्या चीज है ये। इट रेफर्स टू द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर इन द इंडोर एनवायरमेंट विद इन अ होम और एन इंस्टीट्यूशन और कॉमर्शियल फैसिलिटी। यानी कि आपके घर के अंदर कहीं आपका कोई इंस्टीट्यूट वगैरह है तो वहां पर भी हो सकता है, कोई कॉमर्शियल फैसिलिटी है जैसे कि ऑफिस वगैरह है, फैक्ट्रीज वगैरह है, उनके अंदर वहां पर भी है। ठीक है, इंडोर एयर पॉल्यूशन इज अ कंसर्न वेयर एनर्जी एफिशिएंट इंप्रूवमेंट्स sometimes make houses relatively airtight, reducing ventilation and raising pollutant levels। ठीक है, जहां पर मान लीजिए आपके जो एनर्जी एफिशिएंट इंप्रूवमेंट्स वगैरह हैं, जैसे कि मान लीजिए एसी वगैरह है या जो भी इस तरह की चीजें हैं जिसकी वजह से आपका घर पूरी की पूरी तरीके से एयर टाइट कर दिया गया है। ठीक है, जिससे वेंटिलेशन को रिड्यूस कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। इससे क्या होगा कि पॉल्यूटेंट लेवल बढ़ेगा और आपका जो इंडोर एयर पॉल्यूशन है वो बढ़ेगा। ठीक है, इंडोर एयर प्रॉब्लम्स आर सटल, कैन बी सटल एंड डू नॉट ऑलवेज प्रोड्यूस इजीली रिकॉग्नाइज इंपैक्ट्स ऑन हेल्थ। सटल का मतलब होता है सूक्ष्म, यानी कि आपको एज सच आप इसको देख नहीं सकते, आपको नहीं पता लगेगा कि पॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, इस तरह की प्रॉब्लम्स है या नहीं है, और इनका जो हेल्थ पर असर पड़ता है वो भी बहुत ज्यादा इजीली रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। मतलब एकदम से इस पर असर नहीं पड़ेगा, प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड में जो है इसका नुकसान आपको देखने को मिलेगा। ठीक है,
डिफरेंट कंडीशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडोर एयर पॉल्यूशन इन दी रूरल एरियाज एंड दी अर्बन एरियाज। तो अर्बन एरियाज में अलग तरीके की प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से इंडोर एयर पॉल्यूशन होता है, रूरल एरियाज यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में अलग है। तो देख लेते हैं इनको क्या क्या है। ये रूरल एरियाज में जो है, इट इज दी रूरल एरियाज दैट फेस द ग्रेटेस्ट थ्रेट फ्रॉम इंडोर पॉल्यूशन। इंडोर पॉल्यूशन की जो समस्या है इसका ज्यादा असर हमें जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पर जो लोग हैं वो ट्रेडिशनल फ्यूल्स पर, जैसे कि फायरवुड है, चारकोल है, काऊ डंग है, इनका यूज करते हैं आज भी घरों में खाना बनाने के लिए, हीटिंग वगैरह करने के लिए। इस वजह से पॉल्यूशन जो है वो घर के अंदर काफी ज्यादा होता है। ठीक है, हालांकि अब ये चीजें जो है थोड़ा सा जो पिछले कुछ सालों से जैसे उज्ज्वला स्कीम वगैरह आई है, ठीक है, जिसमें लोगों को सिलेंडर वगैरह दिए जा रहे हैं, तो उसके तहत जो है ये चीजें थोड़ा सा कम हुई है। लेकिन अभी भी मतलब काफी सारी जो प्रॉब्लम्स है इस तरीके के ग्रामीण क्षेत्रों में, जो रूरल एरियाज है वहां पर देखने को मिल रही है। ठीक है, बर्निंग सच फ्यूल्स मतलब ये जो फायरवुड वगैरह जलाई जा रही है, इससे क्या होगा, इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ स्मोक एंड अदर एयर पॉल्यूटेंट्स इन द कन्फाइंड स्पेस ऑफ द होम। ठीक है, घर के अंदर अभी बनाया जाता है तो घर के अंदर क्या होगा कि जो कन्फाइंड स्पेस है वहां पर काफी ज्यादा धुआं वगैरह होगा, रिजल्टिंग इन हाई एक्सपोजर, और उसमें जो लोग रह रहे हैं उनको काफी ज्यादा उसका एक्सपोजर होगा। ठीक है, विमेन एंड चिल्ड्रन जो है दे आर द ग्रुप्स मोस्ट वल्नरेबल एज दे स्पेंड मोर टाइम इंडोर्स एंड आर एक्सपोज टू द स्मोक। ठीक है, जो विमेन है यानी कि जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, वो इससे ज्यादा वल्नरेबल है, मतलब उनको इसका जो नुकसान है वो ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वो घर में ज्यादा समय बिताते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि पुरुष अगर रहते हैं तो उनको भी होगा, मतलब ये तो एक जनरल बात कही गई है। Although many hundreds of separate chemical agents have been identified in the smoke from biofuels, the 4 most serious pollutants are। ठीक है, हालांकि जो ये बायोफ्यूल्स वगैरह होते हैं इससे काफी ज्यादा मतलब हंड्रेड्स ऑफ सेपरेट केमिकल एजेंट जो है वो आइडेंटिफाई किए गए हैं कि ये चीजें इसमें से निकलती हैं। लेकिन कुछ मेन जो सीरियस हैं वो है पर्टिकुलेट्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, पॉलीसाइक्लिक ऑर्गेनिक मैटर एंड फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, पॉलीसाइक्लिक ऑर्गेनिक मैटर आपका कुछ नहीं है, इट्स अ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें बेंजीन होता है। ठीक है, और फॉर्मल्डिहाइड आपका कुछ नहीं है, फॉर्मल्डिहाइड इज CH2O। ये एक नॉर्मल कंपाउंड है जो मेटाबॉलिज्म के तहत रिलीज होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद अर्बन में देख लेते हैं, जो हमारे शहरी क्षेत्र है वहां पर ये इंडोर एयर पॉल्यूशन किस तरीके से है। इन अर्बन एरियाज एक्सपोजर टू इंडोर एयर पॉल्यूशन हैज इंक्रीज्ड ड्यू टू अ वैरायटी ऑफ रीजन। जैसे कि क्या क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ मोर टाइटली सील्ड बिल्डिंग्स। ये हमें पता है कि बिल्डिंग्स जहां पर है वो काफी ज्यादा टाइटली सील्ड बनाई जाती हैं, तो इसकी वजह से ही प्रॉब्लम है। रिड्यूस्ड वेंटिलेशन, अब वही बात है कि अगर सील्ड बिल्डिंग्स है ज्यादा तो वहां पर वेंटिलेशन कम होगा। सिंथेटिक मटेरियल का जो यूज हो रहा है बिल्डिंग के लिए, फर्निशिंग के लिए, उसकी वजह से केमिकल प्रोडक्ट्स का यूज हो रहा है, पेस्टिसाइड्स, हाउस होल्ड केयर प्रोडक्ट्स, इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स का यूज हो रहा है उससे क्या है कि इंडोर एयर पॉल्यूशन काफी बढ़ रहा है। ठीक है, इंडोर एयर पॉल्यूशन कैन बिगिन विद इन द बिल्डिंग और ड्रॉन इन फ्रॉम आउटडोर्स, यानी कि इसको बाहर से भी ला सकते हैं या फिर ये बिल्डिंग के अंदर भी पैदा हो सकता है। अदर देन नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड लेड, देयर आर अ नंबर ऑफ अदर पॉल्यूटेंट्स दैट अफेक्ट द एयर क्वालिटी। तो कौन कौन से ऐसे पॉल्यूटेंट्स हैं जो एयर क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं अदर देन नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और लेड। ठीक है, देख लीजिए, सबसे पहला है वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। द मेन इंडोर सर्फेसेस आर, अब देखिए कहां से इसका सोर्स है, मेन इंडोर सोर्स है, देख लीजिए, परफ्यूम्स, हेयर स्प्रेज, ठीक है, फर्नीचर पॉलिश, ग्लूज, एयर फ्रेशनर्स, मॉथ रिपेलेंट्स, वुड प्रिजर्वेटिव्स एंड अदर प्रोडक्ट्स। अब आप समझ लीजिए, जो आप परफ्यूम्स यूज करते हैं, ठीक है, इसके साथ साथ आप डिओड्रेंट्स भी ऐड कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप घर के अंदर परफ्यूम और डिओड्रेंट का यूज कर रहे हैं तो वो कितना ज्यादा नुकसानदायक है। ठीक है, मतलब अभी आपको नहीं पता लग रहा है, पर इन दी कमिंग टाइम या आप कह सकते हैं एक प्रोलॉन्ग पीरियड के बाद उसका असर जो है देखने को मिल सकता है। जो आप एयर फ्रेशनर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसको रूम फ्रेशनर्स वगैरह बोला जाता है, ठीक है ना, रूम फ्रेशनर्स आदमी बड़ी मतलब शौक से और बड़ी खुशी से जो है वो इस्तेमाल करता है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो भी एक सोर्स ऑफ पॉल्यूटेंट है। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर यूज कर रहे हैं तो उसका असर एज सच बहुत ज्यादा नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसका जीरो असर होगा, असर तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप थोड़ा सा भी यूज कर रहे हैं तो असर तो होगा, लेकिन अगर आप उसको एक लिमिटेड अमाउंट में करें तो इट्स गुड, अगर ज्यादा उसको यूज ना करें। ठीक है, मॉथ रिपेलेंट्स वगैरह जो होते हैं, मॉथ रिपेलेंट्स वगैरह मतलब जैसे कि आप ये गुड नाइट यूज करते हैं, ऑल आउट यूज करते हैं, इससे भी है। वुड में जो प्रिजर्वेटिव्स वगैरह लगाए जाते हैं उसमें भी है। ठीक है, फर्नीचर में जो पॉलिश किया जाता है उसमें भी है। तो इन सब चीजों से जो है इंडोर एयर पॉल्यूशन होता है। इसका इफेक्ट क्या है, हेल्थ इफेक्ट यह है कि इरिटेशन ऑफ द आई, नोज एंड थ्रोट। ठीक है,
आईज में, नोज में, थ्रोट में इरिटेशन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, नोजिया हो सकता है और कोऑर्डिनेशन का लॉस भी हो सकता है। लॉन्ग टर्म अगर इफेक्ट की हम बात करें तो लिवर डैमेज हो सकता है और अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी पर भी इसका असर पड़ सकता है। तो आप समझ सकते हैं कितना ये खतरनाक है। इसके बाद अगर हम टोबैको की बात करें, टोबैको मतलब तंबाकू, ठीक है। स्मोक जनरेट्स अ वाइड रेंज ऑफ हार्मफुल केमिकल्स एंड इज कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर कॉजिंग होता है। हेल्थ इफेक्ट्स इसके क्या क्या है? बर्निंग आईज, नोज एंड थ्रोट इरिटेशन टू कैंसर, ब्रोंकाइटिस, सीवियर एस्थमा एंड अ डिक्रीज इन द लंग फंक्शन। तो आप समझ सकते हैं तंबाकू का जो उपयोग है ये बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है, ठीक है। मतलब ये तो खैर इंडोर में क्या, ये तो बाहर भी नुकसानदायक है, लेकिन इंडोर में और भी ज्यादा नुकसानदायक है। इसके बाद अगर हम बात करें बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स की, तो पॉलन्स फ्रॉम द प्लांट्स, माइट एंड हेयर फ्रॉम पेट्स, फंगाई, पैरासाइट्स एंड सम बैक्टीरिया, इनकी वजह से भी पॉल्यूशन है। मोस्ट ऑफ देम आर एलर्जेंस एंड कैन कॉज एस्थमा, हे फीवर एंड अदर एलर्जिक डिजीजेस, ठीक है। एलर्जेंस मतलब जिनसे एलर्जी होती है, और ये एस्थमा कॉज कर सकते हैं, हे फीवर कॉज कर सकते हैं। हे फीवर इज अ काइंड ऑफ फीवर जो एलर्जिक फीवर होता है, मतलब ये वायरस की वजह से नहीं है, एलर्जिक फीवर है। और बाकी कुछ और अदर एलर्जिक डिजीजेस भी जो है वो हो सकती है, जैसे कि स्किन वगैरह की प्रॉब्लम भी जो है इससे हो सकती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें फॉर्मल्डिहाइड, तो फॉर्मल्डिहाइड आपका जो मेनली कारपेट्स वगैरह होते हैं, जो कालीन वगैरह होते हैं, पार्टिकल बोर्ड्स वगैरह हैं, इंसुलेशन फॉर्म वगैरह है, इनसे फॉर्मल्डिहाइड रिलीज होता है और ये आईज को, नोज को करता है, इरिटेशन करता है और एलर्जीज भी इससे होती है, ठीक है। इसके बाद एक गैस है दैट इज रेडॉन। रेडॉन कहां से आती है? दैट इज एमिटेड नेचुरली बाय द सॉइल। ये मिट्टी द्वारा जो है वो रिलीज की जाती है। जनरली जो हमारे रेडियम्स होता है, रेडियम है ना, जो हमारा एक रेडियम होता है उससे रिलीज होती है, यानी कि आप कह सकते हैं कि सॉइल वगैरह से भी ये रेडिली रिलीज होती है, ठीक है। मॉडर्न हाउसेज हैविंग पुअर वेंटिलेशन, इट इज कन्फाइंड इनसाइड द हाउसेज एंड कॉजेज लंग कैंसर। अब ये मिट्टी से अगर निकल रही है तो हमें पता है कि घर में मिट्टी तो ऑब्वियस सी बात है सभी की होती है ना। तो वहां पर क्या है, मतलब मिट्टी के एक्सटेंस आप कह लीजिए कि जैसे टाइल्स वगैरह बनी हुई है, अब टाइल्स किससे बनी है? मिट्टी की ही बनी है, तो उससे थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं जो है रेडॉन गैस जो है वो रिलीज होगी, ठीक है। और अगर वेंटिलेशन सही नहीं है तो इस तरीके की प्रॉब्लम जो है फिर ये आपके घर के अंदर ही रह जाएगी, जो भी इसकी रेडॉन गैस वगैरह निकल रही है, और फिर ये लंबे समय के अगर आप एक्सपोज इससे रहते हैं तो लंग कैंसर ये कर सकती है। तो इन सब चीज़ों के लिए एक ही सॉल्यूशन है। अब आप क्या करेंगे? अब आप घर में टाइल्स नहीं यूज़ करेंगे ऐसा तो है नहीं, ठीक है। तो एक ही तरीका है कि घर को जब भी आप बना रहे हैं, या आपका जो घर है, अगर आपका पुराना घर है, मतलब जहाँ पर आप रह रहे हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि वेंटिलेशन वगैरह प्रॉपर रहे। और अगर आप कोई नया घर वगैरह कभी ले रहे हैं या आगे लेने के बारे में सोच रहे हैं या लेंगे आगे जाके भविष्य में, तो ध्यान दीजिए कि थोड़ा सा वेंटिलेशन वगैरह का जो है ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा टाइटली सील्ड टाइप के जो घर होते हैं, ठीक है, जहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, या मैं कहूँगा कि पुअर वेंटिलेशन है, उस तरीके के घर को आप प्रेफर ना करें, ठीक है। कभी भी आप आगे जाके घर वगैरह लेते हैं, आप लेते हैं या आपकी फैमिली में आपके रिलेटिव्स अगर कोई भी लेते हैं, तो इस तरीके की थोड़ा सा बात उनको आप ज़रूर बताएं कि पॉल्यूशन सिर्फ आपके बाहर से नहीं आ रहा है, आपके घर में भी जो इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें हैं वहाँ से भी पॉल्यूशन पैदा होता है, और ये भी अगर लॉन्ग टाइम में इसकी हम बात करें तो नुकसानदायक हो सकता है, ठीक है। इसके बाद एस्बेस्टोस है। एस्बेस्टोस आप लोगों को पता है कि जो इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पर एस्बेस्टोस यूज़ किया जाता है। और एस्बेस्टोस में भी दो तरीके का एस्बेस्टोस होता है, एक होता है फ्राइबल, एक होता है नॉन फ्राइबल। फ्राइबल का मतलब है, फ्राइबल मतलब वो तलने वाला फ्राई नहीं, फ्राइबल मतलब ये वाला। फ्राइबल मतलब जो ईजी टू क्रम्बल, मतलब जिसका आप कह सकते हैं कि पाउडर फॉर्म बन जाता है। पाउडर फॉर्म बनेगा तो ये एयर में सस्पेंड हो जाएगा, और एयर में सस्पेंड होगा तो फिर अगर इसको हम ब्रीथ वगैरह करेंगे तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। इसके बाद पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज़ है, तो इससे भी कुछ गैसेस वगैरह रिलीज होती हैं जो कि नुकसान पहुंचा सकती हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर इंडोर एयर पॉल्यूशन। इसके बाद हम लोग एक टॉपिक पर और बात कर लेते हैं, दैट इज योर फ्लाई ऐश, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्लाई ऐश, इसको लेकर हम लोग बात कर लेते हैं। बाकी जो इफेक्ट्स है एयर पॉल्यूशन के उसको हम लोग लेकर आगे बढ़ेंगे अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में, ठीक है। चलो फ्लाई ऐश देखते हैं क्या है। फ्लाई ऐश इज प्रोड्यूस्ड व्हेनेवर कंबशन ऑफ सॉलिड मटेरियल टेक प्लेस। ये तो हमें पता है, ऐश का मतलब कुछ नहीं है, ऐश मतलब होती है राख, ठीक। अब जब ये उड़ती है, जब फ्लाई ऐश क्या होती है? फ्लाई ऐश इज वन सच रेसिड्यू विच राइजेस विद द गैसेस इनटू द एटमॉस्फेयर। जब ये एटमॉस्फेयर में राइज करती है देन इट बिकम्स अ फ्लाई ऐश, ठीक। फ्लाई ऐश इज अ वेरी फाइन पाउडर एंड टेंड्स टू ट्रेवल फार इन द एयर। ये बहुत छोटा, मतलब इसका जो पार्टिकल है वो बहुत छोटा होता है, फाइन होता है, और ये एटमॉस्फेयर में काफी दूर तक, एयर में ये काफी दूर तक जो है वो ट्रेवल कर सकता है, ठीक। बाकी जो ऐश जो राइज नहीं करती है, इट इज टर्म्ड एज बॉटम ऐश। जनरली अगर हम अपनी बात करें कि जो हमारे इंडिया की टोटल इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी है
उसका 73%, यानी कि आप कह सकते हैं लगभग 3/4, ठीक है, 3/4 जो है वो थर्मल है। और थर्मल में भी हमें पता है कि जिसमें से 90% तो कोल बेस्ड है, बाकी हमारा डीजल, विंड और गैस है, ठीक है। तो कोल बेस्ड से ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है, क्योंकि कोयला जलेगा तो कोयले से राख बनेगी, और राख जो है वो जब आपका एयर में जाएगी इस तरीके से उड़ के, तो फ्लाई ऐश है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, ठीक है। इसका जो कंपोजिशन है ये देख लीजिए, इसमें एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है ज़्यादा अमाउंट में, सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है और कैल्शियम ऑक्साइड होता है। फ्लाई ऐश पार्टिकल्स आर ऑक्साइड रिच and consist of silica, alumina and oxides of iron and calcium and magnesium and toxic heavy metal जैसे कि lead, arsenic, cobalt and copper, ये इसमें होते हैं प्रेजेंट। अब इसको कलेक्ट कैसे किया जाए, इसको पहले इसको लेकर कलेक्शन वगैरह ज़्यादा नहीं होता था, लेकिन अब इसको कलेक्शन करने के लिए एक इस तरीके का डिवाइस जो है वो डेवलप किया गया है, दैट इज नोन एज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, जिसको ESP बोला जाता है, ठीक है। अगर किसी को पावर प्लांट वगैरह का कुछ मतलब आइडिया है कि क्या चीज़ें होती है वहाँ पर, किस तरीके से चीज़ें होती हैं, तो उनको आई होप कि थोड़ा सा इसके बारे में पता होगा। फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा क्या होता है ये, ठीक है। ESP का यूज़ किया जाता है और अदर पार्टिकल फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट का यूज़ किया जाता है बिफोर द फ्लू गैसेस। फ्लू गैसेस मतलब जो गैसेस चिमनी वगैरह से बाहर निकलती हैं, ठीक है। इन गैसेस को चिमनी तक पहुँचने से पहले, जो कोल फायर्ड पावर प्लांट्स होते हैं उनकी चिमनी से पहुँचने से पहले ही ESP से इनको थोड़ा सा क्या कर दिया जाता है, फिल्टर आउट कर लिया जाता है। इसमें क्या होता है देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि गैस जो यहां से फ्लो कर रही है, इस गैस को क्या किया जाता है कि आयनाइज किया जाता है। आयनाइज करने से क्या होता है, मतलब अंदर यहां पर आप आयनाइज करेंगे, यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है, यहां पर इस तरीके से पॉजिटिवली चार्ज ये इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है दोनों साइड, ठीक है। और यहां से जो गैस फ्लो कर रही है, इसमें जो भी पर्टिकुलेट मैटर होंगे, पूरी की पूरी गैस को आयनाइज किया जाएगा, तो जो पर्टिकुलेट मैटर होते हैं दैट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, ठीक। और वो नेगेटिवली चार्ज जब हो जाते हैं तो फिर वो पॉजिटिव जो ये फील्ड बना हुआ है इसकी तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होते हैं और वो यहां पर इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक। ये एक तरीके से इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। इनमें इस तरीके के जो पर्टिकुलर मैटर जो नेगेटिवली चार्ज हो चुके हैं, क्योंकि जो अंदर एयर आती है, ठीक है, मतलब जो अंदर एयर होती है उसको चार्ज दिया जाता है तो वो बन जाती है प्लाज्मा स्टेट में, ठीक है। तो प्लाज्मा स्टेट में बनने के बाद फिर उसके अंदर जो ये पार्टिकल्स, यहाँ पर गैस पार्टिकल्स आते हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। जो हमारे पर्टिकुलेट मैटर्स वगैरह हैं वो नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं, और नेगेटिवली चार्ज होने की वजह से वो जो यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज हमारे पोलैरिटीज वाले पोल्स हैं, मतलब आप कह सकते हो जो इलेक्ट्रोड्स हैं पॉजिटिवली चार्ज, उस पर ये इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जब ये इस पर जमते हैं तो उसको फिर क्या कर लिया जाता है, उसको शेक करके आप कह सकते हैं कि वाइब्रेशन के जरिए उसको हटा लिया जाता है उसमें से, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से जो फिर बाहर हमारी गैस निकलती है दैट इज योर क्लीन गैस, ठीक। वहां पर इस तरीके के पर्टिकुलर मैटर जो है वो नहीं होंगे। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑन हाउ द ESPs वर्क्स, ठीक है। इसके बाद इसके एनवायरमेंटल इफेक्ट क्या होते हैं। अगर फ्लाई ऐश को कैप्चर नहीं किया जाए और इसको अगर डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपर्ली नहीं किया जाए तो इट कैन पॉल्यूट एयर एंड वाटर कंसिडरेबली, क्योंकि एयर को तो ये पॉल्यूटेट करेगी, और जहां पर फिर आगे जाके अगर ये सेटल डाउन कहीं ना कहीं पर होती है, अगर ये एयर वाटर के ऊपर सेटल डाउन होगी तो ये वाटर को भी नुकसान पहुंचाएगी। इससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती है। फ्लाई ऐश इन द एयर स्लोली सेटल्स ऑन लीव्स एंड क्रॉप्स इन द फील्ड इन एरियाज नियर टू थर्मल पावर प्लांट्स एंड लोअर्स द प्लांट यील्ड, ठीक है। अब पावर प्लांट के आसपास का जो एरिया है वहां पर अगर इस तरह के कोई भी फील्ड वगैरह होंगे, मतलब खेत वगैरह होंगे, तो वहां पर जो क्रॉप वगैरह है, ठीक है, क्रॉप्स हैं या उनके जो पेड़ वगैरह, उनके जो पत्ते वगैरह हैं, उसके ऊपर ये राख बैठ जाएगी जो फ्लाई ऐश है, और उससे क्या होगा कि जो प्लांट की यील्ड है, जो पैदावार है, वो काफी कम हो जाएगी। इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, इसको हम यूज कर सकते हैं कैसे, कि सीमेंट जो है इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय फ्लाई ऐश अप टू 35%, thus reducing the cost of construction, making roads etc, ठीक है। सीमेंट वगैरह को रिप्लेस किया जा सकता है फ्लाई ऐश से। इसकी भी थोड़ा सा जो पॉजोलॉनिक प्रॉपर्टी होती है वो इसकी काफ़ी हाई होती है, ठीक है, इस वजह से इसको भी यूज़ कर सकते हैं। फ्लाई ऐश से जो है ब्रिक्स वगैरह बनाई जाती हैं। इसकी ब्रिक्स काफ़ी लाइट होती हैं वेट में और हाई स्ट्रेंथ और ड्यूरेबल होती हैं, ठीक है। अगर आपने कहीं पर जनरली जो ब्रिक्स वगैरह आप देखते हैं, जो ईंटें देखते हैं, वो आपने देखी होंगी लाल रंग की, ठीक है। कभी अगर आपने कहीं पर ईंटें देखी हो ग्रे कलर की, तो ग्रे कलर की जो ईंटें हैं वो फ्लाई ऐश की ब्रिक्स होती हैं, ठीक है। और जनरली आप उस रीजन में उसको ज़्यादा देखेंगे, मतलब जहाँ पर पावर प्लांट्स वगैरह ज़्यादा हैं उस रीजन में अगर आप देखें, अगर आप इंडिया की बात करें, अगर आप छत्तीसगढ़ या फिर झारखंड या फिर उड़ीसा के रीजन में अगर आप चले जाएं जहाँ पर इस तरीके के पावर प्लांट्स वगैरह हैं, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ये फ्लाई ऐश वगैरह आपको ज़्यादा देखने को मिल सकती है, ठीक है। वहाँ पर आपको देखेंगे कि आयरन प्लांट्स वगैरह भी हैं, तो वहाँ पर भी जो ऐश वगैरह भी जहाँ पर निकलती है इस तरीके से, पावर प्लांट्स वगैरह जहाँ पर भी है, वहाँ पर इस तरीके की आपको ये जो फ्लाई ऐश की बनी हुई ब्रिक्स हैं, ग्रे कलर की ब्रिक्स होती हैं, ये
वो आपको देखने को मिल सकती है। और आप इसको इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं क्योंकि जो नॉर्मल ब्रिक्स आप लोगों ने देखी होंगी वो लाल रंग की होती है, ठीक है ना। इसके बाद इसको जो है यूज किया जा सकता है बेटर फिल मटेरियल, जो रोड एम्बैंकमेंट्स वगैरह है, जो कंक्रीट रोड्स वगैरह है, उनमें एम्बैंकमेंट्स को भरने के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है। वेस्टलैंड्स है उसको रिक्लेम करने के लिए भी वहां पर इसका यूज कर सकते हैं। जो अबंडेंट माइंस है, यानी कि जो ऐसी खदान वगैरह है जो खाली हो चुकी है अब, उनको भरने के लिए भी फ्लाई ऐश का यूज किया जा सकता है। फ्लाई ऐश कैन इंक्रीज द क्रॉप यील्ड एंड इट आल्सो एनहांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द लैंड। ठीक है, ये मिट्टी की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसको थोड़ा सा बढ़ाती है। यानी कि ये पत्तों के ऊपर या जम रही है तो वो अच्छा नहीं है, लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से लैंड में अगर यूज करते हैं, ठीक है, तो वहां पर ये फायदेमंद हो सकती है। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने इसको लेकर कुछ पॉलिसी मेजर्स निकाले हैं। इन्होंने जो 2009 में अपना नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें इन्होंने क्या मैंडेटरी किया है कि फ्लाई ऐश बेस्ड प्रोडक्ट्स को यूज करना है इन ऑल दी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, रोड एम्बैंकमेंट्स वर्क्स एंड लो लाइंग लैंड फिलिंग वर्क्स विद इन 100 किलोमीटर रेडियस ऑफ द थर्मल पावर स्टेशन। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जहां पर थर्मल पावर स्टेशन है उसके आसपास का जो रीजन है, यानी कि जो उसका 100 किलोमीटर का जो रेडियस है, उसके अंतर्गत जो भी इस तरीके की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हो रही हैं, ठीक है, चाहे वो रोड के एम्बैंकमेंट्स बनाए जा रहे हैं या फिर वो लैंड फिलिंग का काम किया जा रहा है, तो वहां पर इसको मतलब भरने के लिए या इस तरीके के प्रोजेक्ट्स के लिए फ्लाई ऐश का यूज करा जाना मैंडेटरी कर दिया गया था। ठीक है, इसके बाद टू यूज फ्लाई ऐश इन माइन फिलिंग एक्टिविटीज विद इन 50 किलोमीटर रेडियस ऑफ थर्मल पावर स्टेशन। की थर्मल पावर स्टेशन से 50 किलोमीटर के रेडियस पे माइंस जो है, जो मैंने आपको बताया कि जो खदानें ऐसी हैं, क्योंकि माइंस क्या क्यों यूज होती है, माइंस का यूज होता है मिनरल एक्सट्रैक्ट करने के लिए। अब अगर आपने किसी जगह पे माइन खोदी है, ठीक है, कोई खदान खोदी है और वहां से अगर आपने मिनरल एक्सट्रैक्ट कर लिया है तो उसके बाद फिर वो खदान तो खाली हो गई है, वहां पर मिनरल तो प्रोड्यूस होगा नहीं इतनी जल्दी, है ना। तो फिर उसको खाली नहीं छोड़ना है, उसको भरने के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है। तो वहां पर यही सारी चीज बताई गई है कि 50 किलोमीटर के दायरे में माइन फिलिंग के लिए इसको यूज करना है। ठीक, तो चलिए आज इसको इतना ही रखेंगे। बाकी जो इसके आगे का पार्ट है जिसमें हमें एयर पोल्यूशन के इफेक्ट्स वगैरह को लेकर बात करनी है, क्या क्या इफेक्ट्स वगैरह होते हैं, उनको हम लेकर इसको आगे चैप्टर बढ़ाएंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, चलिए। तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है दैट इज ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन करके आप पूछ सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस पूरी के पूरे वीडियो सीरीज का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। वहाँ पर आपको सारे के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, साथ ही आपको वहाँ पर चैप्टर वाइज नोट्स भी मिल रहे हैं और क्विजेज भी जो है चैप्टर वाइज हम आपके लिए वहाँ पर बहुत जल्द अपडेट कर देंगे। कोर्स परचेस करने संबंधी अगर आप कोई टेक्निकल क्वेरी फेस करते हैं तो आप हमसे इस नंबर के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, दैट इज 9498086380। बाकी अगर आप हमसे कोई भी और बात शेयर करना चाहें, कुछ भी पूछना चाहें या कुछ बताना चाहें, तो उसके लिए आप हमसे हमारी ईमेल आईडी के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं, दैट इज support@okul.co। बाकी हमसे ज़्यादा जुड़ने के लिए आप हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आप हमारे अदर कोर्सेज को इन प्लेलिस्ट्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि आपको हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपने कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।